नमस्कार, आरएन टीवी नेशनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमनपाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। चुनाव प्रचार के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संगीतकार थिरु रमेश विनायकम और उनके परिवार से मुलाकात की। रमेश जी उन्हें गमक बॉक्स नोटेशन सिस्टम के अपने काम की जानकारी दी और ये प्रणाली भारतीय संगीत को दुनिया तक पहुंचाने का नया तरीका है। प्रधानमंत्री ने उनके प्रयास की सराहना की है और इसे भारतीय संगीत के विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने केरल में आयोजित जनसभा में कहा कि एलडीएफ और यूडीएफ राज्य में एक दूसरे से लड़ते हैं, लेकिन दिल्ली में गठबंधन सहयोगी बन जाते हैं। उन्होंने दोनों पार्टियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है और कहा कि सोना तस्करी मामले में मुख्यमंत्री के सहयोगी परिवार और अधिकारी भी शामिल हैं। नड्डा ने जनता से आह्वान किया कि वे उन्हें जनादेश दें ताकि दोषियों को सजा दिलाई जा सके। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि समय और भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए, जनता को न्याय मिले। As LDF is concerned, one thing more I would like to say, that these fellows, LDF and UDF, here they fight with each other, but they sit side by side in Delhi Parliament, and they become the alliance partners there. This is the double standard which we have to understand. Number two, I would like to say that both are corrupt, as I said, and both are inefficient. If I talk about corruption, I would like to talk about the gold smuggling case. It is shameful to talk that in gold smuggling case, the heat has reached, and it is the Chief Minister's office which is involved. The Chief Minister's associates are involved. The Chief Minister's family members are involved. And the Chief Minister's officers are also involved. I would like to say the time is not far. You give the mandate to Rajshekharan ji, and we will bring all these culprits to books. That is what I would like to share with you. लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने जिले के डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिस में बैठक की और बैठक में किसानों की समस्याएं और गेहूं के समर्थन मूल्य पर खरीद की व्यवस्था पर चर्चा हुई। ओम बिरला ने कहा कि एफसीआई सुनिश्चित करेगा सभी किसानों का उत्पाद पूर्ण रूप से समर्थन मूल्य पर खरीदा जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि खरीद प्रक्रिया सुव्यवस्थित और पारदर्शी हो ताकि किसानों को उचित लाभ मिल सके। बैठक में कृषि विभाग और स्थानीय अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया और किसानों के हित में उठाए जाने वाले कदमों पर विचार विमर्श किया। वहीं पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आईआईएम रायपुर के 15वें दीक्षांत समारोह में कहा कि अधिक समावेशी विकास और प्रतिनिधि राजनीति और निर्णायक नेतृत्व ने भारत के लिए नई नींव रखी है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत के वैश्विक झटकों से मजबूती से उभर चुका है और इसके साथ ही उसकी सहनशीलता की परीक्षा थी। जयशंकर ने नए संस्थानकों को चुनौतीपूर्ण समय से नेतृत्व की भूमिका निभाने और देश की प्रगति में योगदान देने के लिए प्रेरित किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिवपुर के यहाँ पर कंपोजिट स्कूल में स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ किया है। उन्होंने कहा कि शिक्षा केवल प्रमाण पत्र नहीं बल्कि मनुष्य को संस्कारित और का राष्ट्र भविष्य गढ़ने का भी यहाँ पर गढ़ने का माध्यम बन चुका है। और उन्होंने मुख्यमंत्री ने शिक्षकों से जिम्मेदारी निभाने और बच्चों के स्वर्णिम विकास पर भी ध्यान देने का आग्रह किया। इस पूरे कार्यक्रम के प्रति अपनी शुभकामनाएं भी व्यक्त करता हूं। मुझे याद है जब 2017 में सरकार बनी थी, तब हम लोगों ने 1 जुलाई को स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ किया था।
उससे पहले मुझे प्रदेश के अंदर अलग अलग जनपदों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ था और मैंने इस बात को अनुभव किया था कि उस भ्रमण कार्यक्रम के दौरान मुझे बेसिक शिक्षा विभाग के भवन की जर्जर स्थिति और बंदी के कगार की ओर पहुंच रहे विद्यालयों की स्थिति को भी मैंने देखा था। मैं एक जनपद के एक विद्यालय में गया था जहां पर प्रधानाचार्य ने मुझसे बताया कि उनके विद्यालय में अब लगातार संख्या कम हो रही है, 10 से कम बच्चे रह गए हैं और नए सत्र में हो सकता है वे बच्चे भी ना आए। आखिर वे बच्चे जा कहां रहे हैं? जब मैंने प्रश्न किया, उन्होंने कहा साहब बच्चों में पढ़ने की रुचि नहीं। मैंने कहा बच्चों में पढ़ने की रुचि नहीं है या आप लोगों की पढ़ाने में रुचि नहीं है? ये दोनों में अंतर है। उसकी जिज्ञासा को बढ़ाना ये हमारा काम है। शिक्षा ये केवल सर्टिफिकेट उपलब्ध करवाने का या डिग्री हासिल करने का माध्यम नहीं है। ये मनुष्य को मनुष्य बनाने के लिए, उसको संस्कारित करने के लिए, समाज और राष्ट्र के भविष्य को गढ़ने का एक सशक्त माध्यम है और उसके योजक के रूप में ईश्वर ने जो भूमिका हमारे आदरणीय गुरुजनों को दी है, शिक्षकों को दी है, अगर वह अपने इस महती जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे तो उसके बेहतरीन परिणाम सामने आएंगे। और मैं इस बात पर प्रसन्नता की अनुभूति कर सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग से जुड़े हुए सभी शिक्षकों ने, गुरुजनों ने मेहनत किया, परिश्रम किया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी बीजेपी उम्मीदवार दिलीप घोष के समर्थन में प्रचार करने खड़गपुर पहुंचे। दोनों नेताओं ने जनता से उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करने की अपील की और इस दौरान ही स्थानीय कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने भी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। सभी भाई बहनों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। आप सबका उत्साह देखकर, आप सबका जोश देखकर मैं भाई दिलीप घोष जी को कहती हूँ, आज प्रभु राम के मंदिर के बाहर से हम अपनी ये विजय यात्रा को शुरू करेंगे। मां दुर्गा की कृपा से, प्रभु राम जी के आशीर्वाद मैं बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और भाई दिलीप घोष जी को कहती हूँ जब तक चीनियों की बच नहीं जाएगा। इस बार बंगाल में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि देहरादून में दून बुक फेस्टिवल का शुभारंभ हो गया है। उन्होंने बताया कि यह फेस्टिवल साहित्य प्रेमियों और विद्वानों भाषा के क्षेत्र में काम करने वाले बच्चों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री ने सभी संस्थानों और अभिभावकों से आग्रह किया कि वे अपने बच्चों को इस मेले में अवश्य लाएं। इस फेस्टिवल में लाखों पुस्तकों का संग्रह उपलब्ध है जो देखने और सीखने के अवसर प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि आयोजन बच्चों को ज्ञान और रचनात्मक को बढ़ाने की सहायता भी साबित होगा। सांस्कृतिक विरासत, साहित्यिक परंपराओं को नई पीढ़ी तक पहुंचाने में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मैं इस भव्य साहित्यिक एवं सांस्कृतिक महोत्सव के सफल आयोजन के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास तथा सभी सहयोगी संस्थाओं को हृदय से शुभकामनाएं देता हूं
जो इस आयोजन के माध्यम से ज्ञान की इस महान परंपरा को जन जन तक पहुंचाने का सराहनीय कार्य कर रहे हैं। भाइयों बहनों, हमारी देवभूमि की ये पावन धरा सदियों से रचनात्मकता, ज्ञान और संस्कृति का अद्भुत केंद्र रही है। इस पुण्य भूमि पर महर्षि वेदव्यास जी ने महाकाव्य महाभारत और वेदों का संकलन एवं रचना की, तो वहीं महाकवि कालिदास जी ने कंडो आश्रम में अभिकांत शकुंतलम जैसी अमर कृति की रचना भी इसी भूमि में की। देवभूमि उत्तराखंड का इतिहास अत्यंत समृद्ध रहा है, जहां कुमाऊं और गढ़वाल की गौरवशाली परंपराओं ने साहित्य, संस्कृति और लोक जीवन को एक नई पहचान देने का काम किया है। हमारे लोकगीत और लोक कथाएं हमारी सांस्कृतिक चेतना का आधार रही हैं। इस धरती ने अनगिनत लेखकों, कवियों, विचारकों को प्रेरणा दी, जिन्होंने हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी के अलावा कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी जैसी क्षेत्रीय भाषाओं में लिखे गए साहित्यों को भी समृद्ध करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। जहां गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी ने रामगढ़ की शांत वादियों में गीतांजलि जैसी अमर कृति की रचना की, वहीं महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत जैसे महान साहित्यकारों ने भी अपनी महान रचनाएं इसी भूमि में रची। उत्तराखंड की इस पावन धरा में गुमानी पंत और मोलाराम जैसे महान कवियों को जन्म दिया, जिन्होंने क्षेत्रीय भाषाओं को समृद्ध किया। जबकि शैलेश मटियानी जी ने सामाजिक यथार्थ को अपनी लेखनी में पिरोकर पहाड़ का प्रेमचंद कहलाने का गौरव प्राप्त किया। साथ ही गौरापंत शिवानी, लीलाधर जगूड़ी, मनोहर श्याम जोशी, मंगलेश डबराल, विद्यासागर नौटियाल जैसे महान साहित्यकारों के साथ साथ लक्ष्मण सिंह बिष्ट बटरोही, सुभाष पंत, चंद्र कुंवर बर्तवाल जैसे अनेक विद्वान लेखकों ने अपनी लेखनी से हमारे प्रदेश को समृद्ध किया। इसके अलावा रस्किन बॉन्ड, बिल एटकिन और जैसे साहित्यकार देवभूमि की पहचान को इन्होंने भी विश्व मंच पर स्थापित करने का काम किया है। आज भी हमारे ही देवभूमि उत्तराखंड से निकलकर प्रसून जी जोशी जैसे युवा रचनाकार लेखन और सृजन के क्षेत्र में देवभूमि उत्तराखंड का नाम आज पूरे देश के अंदर रोशन कर रहे हैं। ये पुस्तक महोत्सव हमारे प्रदेश की गौरवशाली साहित्यिक परंपरा को एक नई ऊर्जा प्रदान करने के साथ साथ हमारे रचनाकारों को, कलाकारों को, पाठकों को और साहित्य प्रेमियों को एक साथ एक मंच पर लाने का अद्भुत कार्य भी कर रहा है। भाइयों बहनों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है, पुस्तकों के महत्व को रेखांकित करते हुए, कि न चौरहार्यम न राजहार्यम न भ्रात भाज्यम न च व्यकृते वर्धते एवं नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। अर्थात ऐसा ज्ञान ऐसा धन है जिसे न कोई चुरा सकता है, न कोई राजा छीन सकता है, न इसका बंटवारा भाइयों में किया जा सकता है। इसे जितना खर्च किया जाए, यानी कि जितना दूसरों को बांटा जाए, ये उतना ही बढ़ता है। इसलिए विद्याधन सभी प्रकार के धनों में श्रेष्ठ धन है, यानी सर्वोपरि धन कोई है तो विद्याधन है। भाइयों बहनों, मेरा मानना है कि पुस्तक केवल शब्दों का संग्रह नहीं होती है, बल्कि ये समय से परे ज्ञान का एक ऐसा प्रकाश होती है जो पीढ़ी दर पीढ़ी समाज को दिशा देने का कार्य करती है। लेखक भले ही इस दुनिया में न रहे, जिन्होंने अपनी रचनाएं कर दी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शहर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि ये परियोजनाएं शहर के नागरिकों के जीवन स्तर को बढ़ाने और क्षेत्र में समग्र विकास के महत्वपूर्ण योगदान देंगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए, सभी परियोजनाओं को समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से किया जाए ताकि जनता को इनका लाभ शीघ्र मिल सके। उन्होंने विकास कार्यों की समीक्षा की। स्थायी प्रशासन ने कहा कि परियोजनाओं के संचालन और रखरखाव पर विशेष ध्यान दिया जाए।
ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, उप मुख्यमंत्री केवी सिंह देव और विधायक पार्वती परिदा ने विधानसभा परिसर में कवि गंगाधर मेवाड़ की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर राजनीतिक और सांस्कृतिक समुदाय के लोग भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि गंगाधर मेहर की रचनाएं ओडिशा की साहित्य और संस्कृति धरोहर का अहम हिस्सा है। उन्होंने सभी से अपील की है कि उनके योगदान को याद रखें, उनकी रचनाओं को नई पीढ़ी तक पहुंचाएं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव हवाई अड्डे जाते समय एक स्थानीय कचौरी की दुकान पर रुके। उन्होंने कहा कि स्थानीय व्यंजनों का स्वाद लिया और इसके साथ ही उन्होंने मालिकों से बातचीत की। मुख्यमंत्री के इस कदम ने स्थानीय दुकानदारों और जनता में खुशी और उत्साह बढ़ाया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स आदिवासी खिलाड़ियों के लिए एक ऐतिहासिक मंच बनकर उभरा है। ये प्रतियोगिता युवा प्रतिभाओं को अपनी कला और खेल क्षमता दिखाने का अवसर देती है। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम की सराहना की, खिलाड़ियों को भविष्य में उत्कृष्ट प्रदर्शन की शुभकामनाएं दी। ट्राइबल गेम का शुभारंभ इसी साल से हुआ और मेजबानी करने का सौभाग्य छत्तीसगढ़ को मिला और इसके लिए हम पूरे छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता की तरफ से और विशेषकर जनजातीय समाज की तरफ से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करते हैं। खेल विभाग के मंत्री आदरणीय मनसुख मांडविया जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने ये मेजबानी करने का सौभाग्य छत्तीसगढ़ को प्रदान किया और उन्होंने इस खेल का शुभारंभ भी किया और उन्होंने अनाउंस किया है कि अब हर साल ट्राइबल ये गेम्स का आयोजन छत्तीसगढ़ में ही होगा। तो बड़ा सौभाग्य का विषय है, इसके लिए भी उनका आभार व्यक्त करते हैं। और 25 मार्च से लेकर 3 अप्रैल तक 10 दिनों तक पूरा हमारा छत्तीसगढ़ पूरा खेल में रहा, बस्तर से लेकर रायपुर से लेकर अंबिकापुर तक। और इस खेल में कुल 7 विधा और 2 प्रदर्शन स्वरूप ऐसे खेल का आयोजन था और इसमें हमारे छत्तीसगढ़ की बेटा बेटी भी अच्छा प्रदर्शन किए। कर्नाटक राज्य प्रथम रहा, उड़ीसा सेकंड और झारखंड थर्ड रहा। और आज एक महत्वपूर्ण घोषणा भी किए हैं कि अब क्योंकि हर साल ये ट्राइबल गेम होना है यहाँ पर खेलो इंडिया के तहत में, तो यहाँ पर प्रोत्साहन स्वरूप जो सिंगल विधा में जो स्वर्ण पदक जीतेंगे उनको 2 लाख और रजत पदक जीतेंगे उनको 1.5 लाख और कांस्य पदक जीतेंगे उनको 1 लाख रुपया प्रोत्साहन स्वरूप सरकार देगी। और सामूहिक दल विधा में स्वर्ण पदक जीतेंगे तो 1 लाख और रजत पदक जीतेंगे तो 75,000 और कांस्य पदक जीतेंगे तो 50,000 उनको प्रोत्साहन स्वरूप सरकार देगी। और हमारा खेल एवं युवा विभाग हमारे माननीय डिप्टी सीएम के नेतृत्व में किया है। तो आदरणीय डिप्टी सीएम खेल मंत्री हमारे अरुण साव जी, उनकी पूरी टीम, उनके पूरे विभाग, सबको भी इस अवसर पर और जिनका भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग रहा है सबको हम धन्यवाद देंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि हमें आजकल देख रहा हूं कि कुछ पार्ट टाइम नेता आए हैं और सभी चुनाव आया है और यहां पर घूम रहे हैं। बीजेपी के नेता और नेतृत्वकर्ता फुल टाइम काम करते हैं, हर समय क्षेत्र की जनता के लिए प्रतिबद्ध होकर काम करते हैं। 2047 में कैसे विकसित असम बने, उस दिशा में आगे बढ़ने वाली सरकार आप बनाने जा रहे हैं। ये परिवर्तन है जो आपकी सरकार को आपके आशीर्वाद से करने का मौका मिला। मैं आजकल देख रहा हूं कुछ पार्ट टाइम पॉलिटिशियन आए हैं, चुनाव आया है तो घूम रहे हैं, लेकिन भाजपा का कार्यकर्ता, भाजपा का नेता और भाजपा का नेतृत्व करता 24/7 काम करता है, फुल टाइम पॉलिटिशियन है और हर समय अपने क्षेत्र की जनता के प्रति कमिटेड होकर काम करता है।
ये अंतर है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार का और पहले की सरकारों का। मित्रों, मैं आज यहाँ पर आपसे आग्रह करने आया हूँ, आप केवल आने वाले समय में एक नई एक अच्छी सरकार नहीं चुनने जा रहे हैं, आप फिर से भाजपा की सरकार नहीं बनाने जा रहे हैं, केवल आप वैसी सरकार बनाने जा रहे हैं जो आने वाले समय में 2047 में कैसे विकसित असम बने उस दिशा में आगे बढ़ने वाली सरकार बनाने जा रहे हैं। आपका एक एक वोट कीमती है और बड़ी संख्या में आज जो हमारी माता बहनें यहाँ उपस्थित हुई हैं, मेरे युवा साथी आए हैं, मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि 9 अप्रैल को एक एक घर से निकलकर एक एक मतदान का प्रयोग कीजिएगा, क्योंकि आपका एक एक मत नरेंद्र मोदी को ताकत देने वाला है, हेमंत विश्व शर्मा को ताकत देने वाला है, अपना मित्र विजय मल्लार को ताकत देने वाला है। तो आइए अपने असम को एक मजबूत असम, एक सशक्त असम, एक विरासत के साथ विकास युक्त असम बनाने का हम संकल्प लें। साथ ही साथ मित्रों, बराज वैली के इलाके में आया, मुझे मालूम हुआ था पहले कितनी घटनाएं घटती थी माता बहनों के साथ। पहले किडनैपिंग से लेकर तरह तरह के अपराध के केंद्र बना हुआ था, पर आज आपकी सरकार है, किसी अपराधी में इतना हिम्मत नहीं कि असम की जनता को परेशान कर सके। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने मुलेटी गांव में वैदिक गुरुकुल परिसर का उद्घाटन किया और यह परिसर भगवान याज्ञवल्क्य वेद तवत ज्ञान योग क्षम द्वारा विकसित किया गया है। 2 साल पहले इसकी नींव जगत गुरु शंकराचार्य की उपस्थिति में रखी गई थी। गुरुकुल का उद्देश्य छात्रों को वैदिक शिक्षा और योग के माध्यम से संस्कृत और भारतीय संस्कृति से जोड़ना है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने साकवैली में आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान ही उन्होंने आम जनता से मिली शिकायतों और समस्याओं को सुना, त्वरित समाधान के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि सभी शिकायतों का निष्पक्ष और शीघ्र निपटान किया जाए, ताकि जनता को शासन की ओर से तुरंत राहत मिल सके। इस पहल का उद्देश्य नागरिकों की समस्याओं का त्वरित समाधान और सरकारी सेवाओं को जनता के करीब लाना है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने जनसभा में कहा कि केरल में बीजेपी, आरएसएस और सीपीआई के बीच में संबंध है। उन्होंने लेफ्ट फ्रंट के नेताओं को अवसरवादी और इसके साथ सिद्धांतवादी 2 वर्गों में बांटा है। राहुल गांधी ने जताया कि चुनाव के बाद लेफ्ट के पास में कुछ नहीं बचेगा और इसे कोई छिपा हुआ हाथ चला रहा है, जो कि सांप्रदायिक और संविधान विरोधी है। उपराष्ट्रपति सीबी राधाकृष्णन ने महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के 3रे दीक्षांत समारोह में भाग लिया है। राज्यपाल सैयद अता हुसैन, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। समारोह में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। लगभग 23 छात्रों को स्वर्ण पदक प्रदान किए गए। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए RN TV नेशनल।